Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So in the last class we were discussing about मेरे ख्याल से सारे deformation वाले cases complete हो गए थे. All the cases of deformation we have completed. Last point क्या किया था? Poisson's ratio complete कर लिया था हमने. Poisson's ratio हो गया था हमारा यूनिएक्सियल लोडिंग, बायएक्सियल लोडिंग और मल्टी एक्सियल लोडिंग के लिए. तीनों लोडिंग के लिए हमने पॉइजन रेशियो की कहानी एनालाइज कर ली थी, स्ट्रेन निकाल लिए थे हमने, जनरलाइज हुक्स लॉ भी बता दिया था. चलो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आज खत्म हो जाएगा आपका पहला टॉपिक, फिर दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पे. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एंड ईएससी इज लाइव नाउ. क्लासेस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 26th ऑफ मार्च. क्लासेस आपकी 26 मार्च से स्टार्ट हो रही है. For existing plus and iconic learners, 50% off is available. You can scan this code for further information. आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए. कल सवाल भी हो गया था मेरे ख्याल से. प्रॉब्लम वाज आल्सो बीइंग ना, प्रॉब्लम भी हो गई थी. चलो ठीक है. तो डिफॉर्मेशन तो हो गया हमारा. अब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेन की. Now we'll be talking about shear strain. डिस्कस किया हुआ शेयर स्ट्रेन के बारे में हमने पहले भी. जब स्ट्रेन का टॉपिक आया था वहां पे आपको बताया था नॉर्मल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन दो तरह के होते हैं. क्या मतलब होता है शेयर स्ट्रेन का? द चेंज इन द एंगल व्हिच अकर्स बिटवीन द टू लाइन सेगमेंट्स व्हिच आर ओरिजिनली परपेंडिकुलर. तो ओरिजिनली दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो चेंज इन एंगल होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? शेयर स्ट्रेन बोल देते हैं. तो ये पॉइंट तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ. साइन के बारे में बता रखा है. साइन कन्वेंशन क्या बताई थी आपको इसकी? तो पहले बोल सकते हैं हम, so we can say the change in angle that occurs between two line that are originally perpendicular to each other, is termed as shear strain. So the change in the angle that occurs between the two lines that are originally perpendicular to each other will be technically termed as shear strain. How the sign convention was given to you? गायब. पहली क्लास में बोला था भाई रिवीजन करते रहना सारी चीजों का साथ साथ. सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा ये? So shear strain. Let us suppose ये x axis है, ये y axis है. This is our member. ये हमारा एलिमेंट है. ये इसकी डिफॉर्म शेप है. तो ये कहानी डिफॉर्मेशन के बाद की है. 2 से डिस्प्लेस होके 2 डैश पे आ गया. 3 से डिस्प्लेस होके 3 डैश पे आ गया.
सो 1 2 3 ये है 4, 4 यहीं पे, टेंसाइल और कंप्रेसिव। अच्छा, तो शेयर स्ट्रेन टेंसाइल और कंप्रेसिव है। पॉजिटिव फेज पे पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव, अरे भैया वो शेयर स्ट्रेस की है, ये स्ट्रेन चल रहा है। पॉजिटिव फेज पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव फेज पे नेगेटिव डायरेक्शन में। गजब है भाई, गजब। सो शेयर स्ट्रेन, तो शेयर स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन एंगल। तो दो परपेंडिकुलर लाइन थी, कौन सी दो परपेंडिकुलर लाइन है? 1 2 और 1 4। इन दोनों के बीच का ओरिजिनल एंगल है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का ओरिजिनल एंगल कितना है? 90 डिग्री है। सो ओरिजिनल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ओरिजिनल एंगल 90 डिग्री है। फाइनल एंगल कितना है? फाइनल एंगल है अल्फा। तो जो चेंज इन एंगल है उसे क्या बोल देते हैं? जो चेंज इन एंगल है वो है 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा मतलब क्या है? गामा। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज शेयर स्ट्रेन। इसको टेक्निकली शेयर स्ट्रेन बोलेंगे। सो विल से चेंज इन एंगल between the lines 1 2 and 1 4. So change in angle between the lines 1 2 and 1 4. This is equal to, पहले था 90, अब कितना है? अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू गामा। इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। तो ये हमारी शेयर स्ट्रेन है। So this is our shear strain phi xy which is equal to gamma. Angle increases to negative shear. So angle increases to negative shear, angle decreases between perpendicular faces. So if the value of the alpha, अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, shear strain पॉजिटिव है। Shear strain is positive. If the value of alpha is more than 90 degree, then shear strain is negative. तब shear strain की वैल्यू नेगेटिव है। ये इसका साइन कन्वेंशन है। दिस इज द साइन कन्वेंशन व्हिच इज गिवन टू यू। तो पहले तो अभी तक बस ये डिफाइन किया कि शेयर स्ट्रेन होती क्या है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज शेयर स्ट्रेन। अभी मैंने एक ही फेस को डिस्प्लेस किया, दूसरे फेस को डिस्प्लेस नहीं किया। दोनों फेस डिस्प्लेस हो सकते हैं। बोथ द फेसेस कैन बी डिस्प्लेस्ड। नोट करो, आगे बढ़े। नोटेड। कुछ तो हेल्प मिलेगी इससे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा है। क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। सो 2 2 डैश पे आ गया। ये सिलेक्ट का ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है इसका। कलर चेंज हो गया। 4 4 डैश पे आ गया और लेट्स सपोज 3 3 डैश पे आ गई। सो आफ्टर डिफॉर्मेशन दिस इज द शेप। डिफॉर्मेशन के बाद ये कहानी है। 4 डैश, दिस इज 3 डैश। 1 2 और 1 4 के बीच का ओरिजिनल एंगल कितना? 90 डिग्री है। अब मुझे फाइनल एंगल निकालना है। फाइनल एंगल क्या है? फाइनल एंगल है ये अल्फा। तो चेंज इन एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। इसको मैं बोल सकता हूँ गामा एक्स वाई। इसको मैं बोल सकता हूँ गामा वाई एक्स। ठीक है। तो आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन। अगर मुझे शेयर स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी शेयर स्ट्रेन? सेम चेंज इन एंगल between two originally perpendicular lines. This will be equal to what? This will be equal to 90 minus alpha. 90 minus alpha किसके बराबर है?
90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? तुम्हारा जो शेयर स्ट्रेन है फाई एक्स वाई इज इक्वल टू गामा एक्स वाई प्लस गामा वाई एक्स। ये हमारे शेयर स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या है? तो सिंस अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, फाई एक्स वाई कैसी है? पॉजिटिव। तो ये इसका साइन कन्वेंशन आ गया। तो 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव आ गया। अच्छा, जब हमने शेयर स्ट्रेस की डिस्कशन करी थी, प्रूव करके दिखाया था मैंने आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस बना के दिखा रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा क्योंकि अभी मैं शेयर स्ट्रेस की बात कर नहीं रहा। आई एलिमिनेट दिस। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस है। दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। तो ये है टाउ एक्स वाई, ये है टाउ वाई एक्स। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, since we are known to the fact that also tau xy is equal to tau yx, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप बोल सकते हो गामा एक्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू गामा वाई एक्स इज इक्वल टू गामा वाई एक्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि आपकी जो शेयर स्ट्रेन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? शेयर स्ट्रेन कैन बी रिटन एज व्हाट? इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ गामा एक्स वाई विच इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ गामा वाई एक्स। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इट इज ऑल्सो वन एंड द सेम थिंग। अभी आपने जैसे एक्स वाई प्लेन में निकाला, 3D के अंदर जाओगे तो बाकी प्लेन्स पे भी निकाल सकते हो। तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं सिमिलरली ये आपने फाई एक्स वाई निकाला है ना, अगर मुझे एक्स जेड निकालना हो तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? गामा एक्स जेड प्लस गामा जेड एक्स। ऑल्सो फाई वाई जेड इज इक्वल टू गामा वाई जेड प्लस गामा जेड वाई। ये तीनों प्लेन्स के अंदर आपको शेयर स्ट्रेन मिल गई। तो खत्म कहानी हमारी शेयर स्ट्रेन की। दिस इज द स्टोरी ऑफ शेयर स्ट्रेन। प्रेजेंटली अभी जो आपको बना के दिखाया शेयर स्ट्रेन पॉजिटिव है। नेगेटिव का एग्जांपल दे दूंगा अभी आपको आगे। तो ये फॉर एग्जांपल नोट करो फटाफट। नोटेड। नोटेड। अब एक नेगेटिव शेयर स्ट्रेन, सेम रेफरेंस तो यही था पीछे वाला। फॉर एग्जांपल ए लिखा है, यहाँ पे लिख दो फॉर एग्जांपल बी। दूसरा केस नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है तो बाकी चीजों को तो हटाओ पहले। 2 डैश को भी हटाओ, सॉरी 2 डैश को भी हटाओ। शेप्स कलर चेंज हो गया। दिस इज द सिचुएशन। 1 2 और 1 4 के बीच का ओरिजिनल एंगल कितना है? 90 डिग्री है। चेंज इन एंगल क्या बताता है आपको? दिस इज 3 डैश, दिस इज 4 डैश। Change in angle between the two will be technically termed as what? Will be technically termed as shear strain. इस बार अल्फा क्या बोला जाएगा? इस बार ये अल्फा बोला जाएगा। This is complete alpha. This will be termed as gamma yx. This will be termed as gamma xy. Gamma xy कितनी है shear strain की वैल्यू? So here shear strain is equal to what? Change in angle. तो shear strain phi xy will be equal to 90 minus alpha, और alpha किससे बड़ा है? अल्फा 90 डिग्री से बड़ा है।
तो अल्फा 90 डिग्री से बड़ा है, क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये नेगेटिव है, ये इट इज मोर देन 90 डिग्री, सो इट इज नेगेटिव। अच्छा 90 माइनस अल्फा करेंगे, क्या आएगा? इफ आई डू 90 माइनस अल्फा, सो 90 माइनस अल्फा कम्स आउट टू बी हाउ मच? इसको सॉल्व करें। अल्फा किसके बराबर है? अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस गामा एक्स वाई प्लस गामा वाई एक्स। वैल्यू पुट करो, शेयर स्ट्रेन की वैल्यू 90 माइनस 90 प्लस गामा एक्स वाई प्लस गामा वाई एक्स। 90 90 कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया? माइनस टाइम्स ऑफ गामा एक्स वाई प्लस गामा वाई एक्स। सो विल से हेयर, हेयर तो ऊपर लिखा हुआ है, सिंस अल्फा इज मोर देन 90 डिग्री, ये क्या है? नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव शेयर स्ट्रेन का एग्जांपल आ गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर नेगेटिव शेयर स्ट्रेन। वैसे तो देख के पता चल जाता है, बट ऑब्वियस बातों को भी लिखना पड़ता है, इसलिए लिख के बताया है। ऑल द पॉइंट्स आई मेंशन्ड। नोटेड? तो एक पॉजिटिव का एग्जांपल है और एक नेगेटिव शेयर स्ट्रेन का एग्जांपल है, दोनों के एग्जांपल लिखे हुए हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत ही छोटी है, ध्यान रखना, डायग्राम में मैग्नीफाई करके दिखा रखी है। डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल बट द डायग्राम इट इज बीइंग मैग्नीफाइड। इसको मैग्नीफाई करके दिखा रखा है आपको। डन? नोट कर लिया सबने? नोटेड? नोटेड। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखें। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए ये काम नहीं करेगा, ये वाला डायग्राम काम आएगा। इस वाले डायग्राम को कॉपी किया, सो कंट्रोल सी, सो कंट्रोल सी। सो वी कैन से दैट if u, v and w are displacement, if u, v and w are displacement in x, y and z direction respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? अब ये चीज भी सीख लेना, सवालों में आपको मिलेगी बहुत बारी है। u डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है, v y डायरेक्शन में है, w z डायरेक्शन में। तो u को y डायरेक्शन में मत कर देना, v को किसी और डायरेक्शन में मत कर देना। रिस्पेक्टिवली मतलब जिस ऑर्डर में चल रहा है उसी ऑर्डर में आपको सारी बातें कंसिडर करनी है। तो u, v और w आर डिस्प्लेसमेंट इन x, y एंड z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो सीक्वेंस आपको सेम रखनी है, चेंज नहीं करना है। देन उस सिचुएशन में देन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ then differential form of normal and shear strain, then differential form of normal and shear strain are as follows। अब मुझे डिफरेंशियल फॉर्म लिखना है इसका, तो कंट्रोल वी, ये लो। ये कौन सा प्लेन दिख रहा है आपको? एक्स वाई प्लेन दिख रहा है? तो एक्स वाई डायरेक्शन में तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा दूंगा। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अरे भाई ये सेलेक्ट काहे नहीं हो रहा, क्या हो गया इसको? और एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? u। So let us suppose this is equal to dv, this is equal to du। देन साइड बतानी है आपको।
साइड बतानी है, एक्स एक्सिस है, तो लेट सपोज ये है हमारी dx और ये है dy। डायग्राम में मार्क कर दिया 2D के अंदर, 3D में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। चलो अब डिफरेंशियल फॉर्म बताना है मुझे नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन का। नॉर्मल स्ट्रेन बता सकते हैं, कंप्लीट किया हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन विल बी हाउ मच? एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेन है? तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेन इन एंड एक्स डायरेक्शन, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? du by dx। ये मेरा स्ट्रेन आ गया एक्स डायरेक्शन में। उसी तरीके से स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन की बात करूं, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? dv by dy। अगर मैं बात करूं स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन की, दिस विल बी इक्वल टू dw by dz। तो dw by dz। तो ये मेरे नॉर्मल स्ट्रेन के कंपोनेंट आ गए डिफरेंशियल फॉर्म में। So these are normal strain component। अब अगर shear strain की बात करें, if we talk about shear strain, तो shear strain की बात करें, if I talk about shear strain, तो phi xy प्लेन के अंदर किसके बराबर होती है shear strain? दिस इज इक्वल टू गामा xy प्लस गामा yx। देखो गामा xy निकालना है। गामा xy अगर मैं ये ट्राइंगल पकड़ूं 144 डैश, गामा xy tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। किसके बराबर आई है वैल्यू? दिस इज इक्वल टू dv बाय dx। और गामा yx किसके बराबर है? अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज इक्वल टू du बाय dy। तो ये हमारे शेयर स्ट्रेन आ गया। अब ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, बाकी प्लेन में भी निकाल सकते हो आप। जैसे अगर मुझे निकालना हो फाई एक्स जेड, तो अगर फाई एक्स जेड होगा तो गामा एक्स जेड प्लस गामा जेड एक्स किसके बराबर होगी? गामा एक्स जेड। सो गामा एक्स जेड विल बी इक्वल टू व्हाट? डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और यहाँ पर कितना होगा? डी यू बाई डी जेड। क्रॉस चेक कर लेना एक बार कॉम्पोनेंट सही है या नहीं हमारे। नेक्स्ट है हमारी फाई वाई जेड, तो गामा वाई जेड प्लस गामा जेड वाई। गामा वाई जेड कैसे लिखे भाई? गामा वाई जेड होगा हमारा डीवी बाय डी जेड, नहीं, तो गामा वाई जेड है, वाई जेड है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारे जेड वाली, तो डी डब्ल्यू, सो डी डब्ल्यू बाय डी वाई। और देन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारी? डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी वाई वाली, डीवी बाय डी जेड, डीवी बाय डी जेड। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख दिया। तो ये स्ट्रेन आ गए हमारे डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर। दिस इज द स्ट्रेन इन डिफरेंशियल फॉर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। कैसे डिराइव किया उसका तरीका भी बता दिया है। थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आप बोल सकते हो थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। ये अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर है। अच्छा, यहां से एक जानकारी और दे सकता हूं। नॉर्मल स्ट्रेन से हमारे एलिमेंट की किस प्रॉपर्टी में चेंज आएगा? अगर आपने नॉर्मल स्ट्रेन लगाया बॉडी के ऊपर, उससे उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पर शेयर स्ट्रेन से हमारे बॉडी के शेप में चेंज आता है। दिख रहा है आपको डायग्राम बना हुआ है सामने? तो आप बोल सकते हो नॉर्मल स्ट्रेन से वॉल्यूम में चेंज आएगा। निकाला था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कल ही तो कैलकुलेट किया हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। yesterday only I have computed strain in x direction, y direction, dash direction, दोनों तीनों में जोड़ दो तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल के आ जाएगी। तो आप बोल सकते हो दैट वाइल नॉर्मल स्ट्रेन का लास्ट टॉपिक था हमारा, नॉर्मल स्ट्रेन रिजल्ट्स इन व्हाट? रिजल्ट्स इन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जिसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? डायलेशन। टेक्निकली टर्म्ड एज डायलेशन। कल लास्ट केस था हमारा ये डिस्कशन का। शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन से क्या होगा? बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी। तो शेयर स्ट्रेन रिजल्ट्स इन चेंज इन शेप ऑफ द मटेरियल, शेप ऑफ मटेरियल। तो नॉर्मल स्ट्रेन से वॉल्यूम चेंज होता है और शेयर स्ट्रेन से शेप चेंज होती है। इसको अगर टेक्निकल नाम देना है, इसको आप बोल सकते हो डिस्टॉर्शन।
ऊपर डायलेशन है, नीचे डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन देख रही है, सामने दिखी हुई है, जैसे स्टम्पडस डिस्टॉर्शन। वॉल्यूम चेंज तो बताई थी मेरे ख्याल से, यूनी एक्सियल लोडिंग में मैंने आपको मटेरियल की वॉल्यूम चेंज होते हुए भी दिखाई थी। शेयर स्ट्रेस बता दीजिए। शेयर स्ट्रेस के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया यहाँ पे कहीं पे। शेयर स्ट्रेस तो बहुत पहले खत्म हो गया। शेयर स्ट्रेस तो शुरू में ही खत्म हो गया। शेयर स्ट्रेन क्या बताऊं भैया शेयर स्ट्रेन के बारे में। यहाँ से स्टार्ट किया है शेयर स्ट्रेन, 10वीं से लेकर 14 स्लाइड, 5 स्लाइड बताइए शेयर स्ट्रेन की। शुरू से लेकर आधे घंटे से डिस्कशन कर रहा हूँ शेयर स्ट्रेन के बारे में। क्या बताऊं शेयर स्ट्रेन के बारे में? शेयर स्ट्रेन बता दीजिए, क्या बताऊं शेयर स्ट्रेन? दो इनिशियली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बीच में जो चेंज इन एंगल होता है उसे शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। बेटा अभी कल भी तो ये डिस्कस किया था, पूरी बात तो बोला करो। शेयर स्ट्रेन से लास्ट स्लाइड में ये लिखा है, शेयर स्ट्रेन से शेप चेंज होती है, दिख रही है शेप चेंज होते हुए। 1 2 3 4 चेंज होके 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश हो गया। तो शेयर स्ट्रेन से शेप चेंज हो रही है, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन से वॉल्यूम चेंज होता है। इसमें सर चाहिए। अरे भाई पूरी बात लिख दो, क्या बताना है? पहले लास्ट स्लाइड, अब लास्ट स्लाइड, अब लास्ट स्लाइड में फिर इसमें सर जी। इस बात को ऐसे समझो, मेरे को आधा घंटा बताने के बाद आपको बात समझ में नहीं आई, आपके 2 वर्ड लिखने से मुझे कैसे समझ में आ जाएगा? इस स्लाइड में शेयर स्ट्रेन, इस स्लाइड में शेयर स्ट्रेन वही है जो पहले वाली स्लाइड में था, कोई अलग चीज नहीं है। यही तो है शेयर स्ट्रेन, चेंज इन एंगल। ये तो लिखा हुआ था चेंज इन एंगल, उठा के लिखा तो है कि पहली स्लाइड का तो शेयर स्ट्रेन है। इसी डायग्राम को दोबारा रिप्लिकेट किया, दोबारा रिप्लिकेट किया। फर्क बस ये है कि जो कंपोनेंट है दोनों, उनकी वैल्यू निकाल के दे दी। तो गामा एक्स वाई है, गामा एक्स वाई भैया ये ट्राइंगल उठाया 1 4 4 डैश, इसमें लगाया टेन थीटा जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा एक्स वाई के बराबर है। थीटा की वैल्यू छोटी होती है तो वो टेन थीटा के बराबर होता है। परपेंडिकुलर बाय बेस, ये डीवी बाई डी एक्स डाल दिए वैल्यू डीवी बाई डी एक्स। फिर ये वाला ट्राइंगल उठाया, इसमें गामा वाई एक्स की वैल्यू निकाली, सेम परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है डी यू बाई डी वाई, लिख दिया डी यू बाई डी यू। तो सेम वही शेयर स्ट्रेन है पीछे वाला, बस कंपोनेंट की वैल्यू डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दी है। नाउ अब आपको नॉर्मल स्ट्रेन भी दिख रहा है, इधर शेयर स्ट्रेन भी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही हैं। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है, जब हमने स्ट्रेन की डिस्कशन स्टार्ट करी थी शुरू में, स्ट्रेस स्ट्रेन, हमने बोला था स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? ये एक टेंसर क्वांटिटी है। तो डिस्कशन कर रखा था हमने इसके बारे में कि ये एक टेंसर क्वांटिटी है। सेम कहानी किसके लिए वैलिड है? सेम स्टोरी इज वैलिड फॉर व्हाट? सेम स्टोरी इज वैलिड फॉर स्ट्रेन ऑल्सो। ये टेंसर क्वांटिटी है। तो अगर आपको स्ट्रेन टेंसर लिखना हो, कैसे लिखोगे? स्ट्रेस टेंसर पीछे बता दिया था, ये स्ट्रेन टेंसर है। सो आई कैन से स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स इज एज फॉलोज। अब गेट ईएसी में जाओगे, आपसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी पूछने लग जाएगा, तो सेम चीज ही है। अब मुझे ये सारे कंपोनेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने हैं, यानी स्ट्रेन ही बताना है मुझे। अब स्ट्रेन बताना है मैट्रिक्स के फॉर्म में, अब स्ट्रेन बताना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। लो आ जाओ, स्ट्रेन बताओ मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो स्ट्रेन आई जे, अब ये आई जे फिर से अप्लाई तो कर रखा है मैंने यहाँ पे, पर दोबारा बता रहा हूँ। आई क्या है यहाँ पे?
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गामा एक्स वाई, तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स मेरा फेस है और वाई क्या है मेरी यहाँ पे डायरेक्शन है। तो एक्स पहले फेस है, वाई मेरी डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एक्स फेस के अलोंग। वैसे ही गामा वाई एक्स, वाई क्या है मेरा फेस है और एक्स क्या है मेरी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है, आई इज व्हाट, तो फिर से बच्चों की तरह बता दिया भैया, आई फेस है मेरा और जे क्या है यहाँ पे डायरेक्शन है, जे इज डायरेक्शन। तो मुझे अब स्ट्रेन लिखना है, स्ट्रेन। अब स्ट्रेन लिखना है, देखो कितने कंपोनेंट चल रहे हैं टोटल यहाँ पे, 3 कंपोनेंट ऊपर है, 6 कंपोनेंट नीचे है, टोटल 9 कंपोनेंट है इसके। सो इन टोटल वी हैव 9 कंपोनेंट्स। डाल दो 9 कंपोनेंट यहाँ पे, इसको भी सीधी लाइन बनाते हैं। इसको आज पता नहीं क्या हो गया यार, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। सो दीज आर दी 9 कंपोनेंट्स। रिफ्रेश करूंगा तो, करता हूँ अभी जब टॉपिक खत्म होता है फिर रिफ्रेश करता हूँ, शायद आ जाए। सो नॉर्मल स्ट्रेन, तो एक्स डायरेक्शन एक्स फेस, आप ई एक्स एक्स लिख सकते हो या ई एक्स लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ई एक्स, ये लिखा हुआ है। एक्स एक्स लिखो या एक्स लिखो, एक ही बात है, इट इज वन दी सेम थिंग। आपके चेंज कर दूंगा, एक्स कर दूंगा। देन एक्स वाई, देन एक्स जेड, यहाँ पे आया। देन गामा, आई क्या है हमारा, आई है हमारा फेस, सो वाई एक्स, दिस विल बी इक्वल टू ई वाई वाई, this will be equal to EYZ. Then gamma YZ, तो ZX. Then gamma this will become what? ये Z चल रहा है तो ZY, this will become EZZ. EZZ. ये मेरा स्ट्रेन टेंसर की मैट्रिक्स आ गई। दिस इज अवर स्ट्रेन टेंसर मैट्रिक्स। और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, आगे लिख देंगे उसको सिंप्लीफाई करके। तो आई हमारा फेस है, जे हमारी डायरेक्शन है। आई इज द फेस, जे इज द डायरेक्शन। नोटेड, नोट कर लिया। गामा वाई जेड होगा, कहाँ पे है गामा वाई जेड, वेयर इज गामा वाई जेड, एक्स वाई जेड सही तो लिखा है भाई, सेकेंड रो में, सेकेंड रो में। अच्छा इधर ई की जगह गामा, नोटेशन बोल रहे हो, सो गामा वाई जेड, गामा वाई जेड। इसकी वैल्यू पुट करो, इफ आई सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, और सिंप्लीफाई करके लिखा, तो इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स। गामा एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर है, कहाँ गया ये मेंशन किया था कहीं पे, ये रहा। गामा एक्स वाई की वैल्यू कितनी बराबर है, शेयर स्ट्रेन बाय 2। देखा भाई, शेयर स्ट्रेन बाय 2, तो शेयर स्ट्रेन बाय 2 इसको लिख सकते हैं। तो शेयर स्ट्रेन बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू 5xy/2, और ये भी कितना है 5xy/2। दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 5xz/2, और ये भी कितना है 5xz/2, तो 5xz/2। xz बोल दो, zx बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि कन्वेंशन वही फॉलो कर रहा हूँ। तो इसको तो भैया 5yx लिखते हैं, कन्वेंशन सेम चलाते हैं। जो बोलोगे नोमेनक्लेचर कैसे बदल दिए, zx/2। ये हमारा स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5yz/2, एंड दिस विल बी 5zy/2। ये हमारी स्ट्रेन की मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। तो सारे 9 कंपोनेंट लिखे हुए हैं, ऑल 9 कंपोनेंट्स आर रिटन हियर। तो कई बार मैट्रिक्स के फॉर्म में देगा आपको सवाल, तो बोलेगा स्ट्रेन मैट्रिक्स ये है, बताओ नॉर्मल स्ट्रेन कितना है एक्स डायरेक्शन में, तो पता होना चाहिए नॉर्मल स्ट्रेन ये रहा एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में। शेयर स्ट्रेन की वैल्यू पूछ लेगा किसी भी प्लेन के अंदर, तो डायरेक्टली वैल्यू उठा के आपको देनी, डायरेक्टली यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपने नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन कैसे पता किया था,
हाउ यू फाउंड नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन? बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म किया था हमने, माइल्ड स्टील का सैंपल लिया था, उसके ऊपर आपने टेंसाइल लोडिंग करी थी यूटीएम के अंदर। तो वो पूरा टेस्ट मैंने आपको पीछे बता रखा है। दैट कंप्लीट टेस्ट इज गिवन टू यू। मेंबर कैसा होता है, कैसे उसको होल्ड करते हैं, कैसे लोड अप्लाई करते हैं, ऑल दी पॉइंट्स वर बीइंग डिस्कस। ये शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन कहाँ से आता है? अभी तो थ्योरी की बात चल रही है ना, आपको कैसे इसकी वैल्यू पता चली? तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसकी बात करते हैं। दैट विल बी टॉकिंग अबाउट। सो वी कैन से अनलाइक normal stress and strain. So unlike normal stress and strain, shear stress and strain, shear stress and shear strain बोलो, shear stress and shear strain, shear stress and shear strain is found by, तो हो सकता है नई चीज हो, फाउंड बाय परफॉर्मिंग, पीछे वाला टेस्ट तो डिस्कस हो तो हमें मिल जाएगा हर जगह, इसको निकालते हैं टॉर्शन टेस्ट से। तो पीछे था हमारा टेंशन टेस्ट, ये है हमारा टॉर्शन टेस्ट। सो इट इज फाउंड बाय परफॉर्मिंग द टॉर्शन टेस्ट। तो इसका मतलब आपने एक शाफ्ट ली, शाफ्ट जैसे बना के दिखाऊं अगर आपको, मेरे पास टूल है इसका शाफ्ट का, कहाँ है शेप, ये रही। सो दिस इज द शाफ्ट, दिस शाफ्ट विल बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, टॉर्शन। तो ये टॉर्शन टेस्ट हुआ। पीछे वाला कौन सा था, टेंशन टेस्ट था। पीछे लोडिंग कैसी थी आपकी, टेंसाइल लोडिंग थी। द प्रीवियस केस द लोडिंग वाज टेंसाइल लोडिंग, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए था, ये शियर स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए। तो इस बार जो हम कर्व बनाते हैं वो किसके बीच में आएगा, इस बार जब हम कर्व बनाएंगे वो किसके बीच में आएगा, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के बीच में आएगा। पिछले वाला जो था वो किसके बीच में था, नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन के बीच में था। पिछले वाला जो कर्व था उसकी जो स्लोप थी वो आपको क्या बता रही थी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता रही थी, जो इंडिकेटर था किसका, स्ट्रेंथ का। इस बार जो स्लोप है वो क्या बताएगी आपको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताएगी, पर कौन सी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो इंडिकेटर है किसका, उसकी शेयर स्ट्रेंथ का, जैसे इंडिकेटर ऑफ व्हाट, शेयर स्ट्रेंथ। और कर्व ऑलमोस्ट वैसा ही आता है जैसे पीछे है, देखने में वैसा ही लगता है, वैल्यूज अलग अलग होंगी, मैग्नीट्यूड विल बी डिफरेंट, पर देखने में कर्व आपको इसका वैसा ही लगेगा जैसे पीछे नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का है। तो बोल सकते हैं द कर्व ऑब्टेन्ड, द कर्व ऑब्टेन्ड between shear stress and shear strain, the curve obtained between shear stress and shear strain is similar to that of normal stress and normal strain, normal stress and normal strain, normal stress and normal stress strain curve. So normal stress and normal strain curve, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के इक्विवेलेंट ही होता है। फर्क क्या होता है, with only difference, with only difference that yield strength, that yield strength, yield strength and ultimate strength। yield strength वाला पॉइंट का नाम बताना क्या था, yield strength and ultimate strength, yield strength and ultimate strength is approximately same, yield strength and ultimate strength is approximately half of the tension test। डी पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, डी पॉइंट यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, डी पॉइंट हमारा यील्ड स्ट्रेंथ था और अल्टीमेट स्ट्रेंथ वाला पॉइंट का नाम क्या था, ए बी सी डी ई एफ, एफ पॉइंट था हमारा। ई पे तो यील्ड प्लेटू आगे खत्म हुई थी, हाफ ऑफ द टेंशन टेस्ट। तो देखने में वैसा ही है, पर यील्ड स्ट्रेंथ आपको आधी मिलेगी इन कंपैरिजन टू व्हाट, टेंशन टेस्ट,
और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी आपको आधी मिलेगी इन कंपैरिजन टू टेंशन स्ट्रेंथ। सी हमारी अपर यील्ड पॉइंट थी, लोअर यील्ड पॉइंट को हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। सी पॉइंट वाज अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट को यील्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है। वो एक अलग बात है, दोनों आसपास ही होते हैं, और जब पूछेगा तो एग्जैक्टली बताना पड़ेगा आपको। ये अपैरेटस आ गया है और टेस्ट परफॉर्म होते हुए दिख रहा है आपको, तो ये रियल पिक्चर भेजिए किसी ने। तो ये हमारी टॉर्शन टेस्ट है, दिस इज द टॉर्शन टेस्ट। क्लियर है? चलो देख लिया टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट सेज, next point says that initial portion of shear stress and shear strain curve, initial portion of shear stress and shear strain curve is also linear, और इनकी स्लोप हमें क्या बता देगी? shear modulus of elasticity. So we'll say here for homogeneous and isotropic material, अब तो इन सारी बातों का मतलब पता है, homogeneous and isotropic material, all these points I have discussed in detail. So here for homogeneous and isotropic material, the shear stress is directly proportional to shear strain, directly proportional to shear strain. किसके अंदर? Proportional limit के अंदर, directly proportional to shear strain within the proportional limit. So within proportional limit. So within proportional limit. So here for homogeneous and isotropic material, the shear stress is directly proportional to shear strain within the proportional limit. जैसे पीछे था, तो आप बोल सकते हो shear stress is directly proportional to shear strain. प्रोपोर्शनलिटी साइन पीछे हटाया था तो रिप्लेस किया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। यहाँ पर क्या करोगे? रिप्लेस कर दोगे शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। तो ये हमारा शेयर मॉडुलस आ गया। तो शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट? शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। ये हमारा शेयर मॉडुलस आ गया। सो दिस इज अवर शेयर मॉडुलस। डब्बा बना दो। सो दिस इज अवर शेयर मॉडुलस। अच्छा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों में रिलेशनशिप बता दी थी लास्ट क्लास में, डिराइव किया हुआ था। यहाँ पर भी रिलेशनशिप है, सो दैट रिलेशन वाज बीइंग डिराइव्ड। तो हम बोल सकते हैं ऑल्सो जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रिलेशनशिप थी, वैसे यहाँ पर भी रिलेशनशिप है। तो शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन 2 into 1 plus म्यू। इसको भी डिराइव कर सकता हूँ, बोलोगे तो डिराइव करके दे दूंगा, बट कोई सेंस नहीं रखती वो। तो इट कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड। तो यहाँ पर जी क्या है हमारा? जी है हमारी शेयर मॉडुलस। सो शेयर मॉडुलस, और यू कैन से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। यहां से अगर इसकी रेंज निकाले, कैसे रेंज निकाले? इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो कितनी होती है? ये भी लास्ट क्लास का पॉइंट है हमारा। फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल पॉइजन रेशियो वेरी करता है 0.5 से लेके 0 के बीच में। तो 0.5 से लेके 0 के बीच में ये ऑब्जेक्टिव है आपका। दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट विल बी आस्क्ड डायरेक्टली।
तो अगर पॉइजन रेशियो 0 से लेके 0.5 के बीच में है तो जी की रेंज भी आ गई। कैसे? इफ पॉइजन रेशियो इज 0, जी कितना आया? E/2। अगर पॉइजन रेशियो 0.5 है तो जी कितना आया? 1.5 × 2, 3। तो दिस बिकम्स हाउ मच? E/3। ये आ रहा है? इसका मतलब रेंज क्या हो गई? व्हाट द रेंज ऑफ दिस? सो वी कैन से हेंस shear modulus varies in the range of what? E/2 to E/3। So directly ask in your objective। अब आया कहां से? उसको डिराइव करके दिया हुआ है। दैट इज बीन डिराइव्ड। नोट करो। नोटेड। अच्छा, कल वाली क्लास में आपको जनरलाइज हुक्स लॉ भी बताया था, तो उसको अगर मैं दोबारा मेंशन करूं, सो वी कैन से फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, जनरलाइज हुक्स लॉ क्या है भैया? जनरलाइज हुक्स लॉ, सो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ इज, ये तो आपको लिखे थे स्ट्रेन के कंपोनेंट सारे, तो दिस वाज सिग्मा एक्स बाय ई माइनस म्यू टाइम्स, अभी होता पीछे से कॉपी कर लेता बट है नहीं, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई। इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या माने थे आपने? सारे टेंसाइल माने थे, ध्यान रखना इस चीज का। ई वाई हमारी वैल्यू है, ई वाई की वैल्यू है माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई ई प्लस सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड बाई ई। स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई बाई ई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, प्लस सिग्मा जेड बाई ई। यही है। ये कौन से स्ट्रेन है? ये हमारे यहाँ नॉर्मल स्ट्रेन, ये जनरलाइज हुक्स लॉ था। अब साथ में और कौन से स्ट्रेन आ गए आपके पास? शेयर स्ट्रेन भी तो आ गई, फाई एक्स वाई। तो शेयर स्ट्रेन दिस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन जी, इस प्लेन में है एक्स वाई हो गया, तो वाई जेड, टाउ वाई जेड बाय जी, देन टाउ जेड एक्स। तो शेयर स्ट्रेस इन जेड एक्स प्लेन डिवाइड बाय जी। तीन कंपोनेंट और आ गए किसके? शेयर स्ट्रेन के। तो ये मेरी जनरलाइज हुक्स लॉ है। दिस इज माय जनरलाइज हुक्स लॉ। तो कल तक शेयर कंपोनेंट थे नहीं, बताए नहीं थे, आज हमारे शेयर कंपोनेंट भी बीच में आ गए। टुडे वी हैव शेयर कंपोनेंट आल्सो। डन। डन कर लिया। अब अगर मुझे इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 12 कंपोनेंट है। नाउ आई हैव टू रिटर्न दिस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। देखो भैया मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? मैट्रिक्स के फॉर्म में डालना है, सो वी कैन से द अबव the above Hooke's law can also be written in the form of matrix. The above Hooke's law
can also be written in the form of matrix. 12 कंपोनेंट है सारे स्ट्रेन के, निकालते हैं। देखो, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेन, shear strain phi xy, yz, zx। तीन नॉर्मल आ गए, तीन शेयर कंपोनेंट आ गए। सो हाउ इट कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब तसल्ली से देखना कैसे बनाया है, ताकि जब सवाल में गिवन हो आपको ये सारा डाटा, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। सो नॉर्मल स्ट्रेन ई एक्स 1/e, सो माइनस म्यू बाई ई, और तीसरा कंपोनेंट भी माइनस म्यू बाई ई, सो थर्ड कंपोनेंट इज आल्सो माइनस म्यू बाई ई। देखो, तो पहला कंपोनेंट 1/e, दूसरा कंपोनेंट माइनस म्यू बाई ई, तीसरा कंपोनेंट माइनस म्यू बाई ई। कहां से उठाया, देखो यहां से उठा रखा है, 1/e माइनस म्यू बाई ई माइनस म्यू बाई, थर्ड कंपोनेंट। फिर आगे शेयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, शेयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0 0 0, तो शेयर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आगे बढ़े, माइनस म्यू बाई ई, 1/e माइनस म्यू बाई, तो पहला है माइनस म्यू बाई, देन 1/e, देन माइनस म्यू बाई। शेयर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0 0 0। नॉर्मल स्ट्रेन माइनस म्यू बाई प्लस 1/e, सो दिस इज माइनस म्यू बाई, और ये 1/e। शेयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे, तो शेयर की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ध्यान रखना, ये होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल की बात चल रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल। अब अगर हम बात करें शेयर की, अब मेरा शेयर का कंपोनेंट भी आ जाएगा, शेयर का कंपोनेंट आ जाएगा, तो नॉर्मल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नॉर्मल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अब एक चीज में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, डिस्प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, क्योंकि यहाँ पर खुला खुला लिख दिया, यहाँ पर हाँ ये तीसरा है और ये ई वाई है हमारा, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इसको और थोड़ा नीचे लेके आओ। शेयर स्ट्रेन, नॉर्मल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नॉर्मल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0। तो फाई एक्स वाई नॉर्मल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस लिखूंगा, मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/g से, तो मल्टीप्लाई करना है 1/g से, तो 1/g। आगे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर हमारी वाई प्लेन के अंदर आई, वाई प्लेन, नॉर्मल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वाई प्लेन यानी ये हमारी वाई प्लेन है, तो वाई प्लेन 1/g, 0। नॉर्मल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, zx 1/g। ये मेरी मैट्रिक्स तैयार हुई। अब शेयर वाले सारे कंपोनेंट छूटे हुए हैं, ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द शेयर आर बीइंग लेफ्ट, शेयर वाले कंपोनेंट अलग से लिख दो, बन गई मैट्रिक्स। सो इट कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये जनरलाइज हुक्स लॉ है, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख के बताया है। आई होप कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सबको आता है। ये मत बोलना सर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ये सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा वाई हो गया, सिग्मा जेड हो गया, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स। अब जरा चेक करके देखो, मेरे को निकालना है नॉर्मल स्ट्रेन ई एक्स, कैसे निकालूंगा नॉर्मल स्ट्रेन ई एक्स, पीछे लिखा हुआ है वैसे आपने, ये रहा, यू हैव रिटन दिस। अब मुझे नॉर्मल स्ट्रेन निकालनी है ई एक्स, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/e इंटू सिग्मा एक्स माइनस म्यू बाई ई सिग्मा वाई माइनस म्यू बाई ई सिग्मा जेड, 0 इंटू टाउ एक्स वाई, 0 इंटू टाउ वाई जेड, 0 इंटू टाउ जेड एक्स। तो आ गई सेम रिलेशनशिप। वैसे ही आप बाकी कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स कैन आल्सो बी कंप्यूटेड। तो कई बार सवाल आपको इस फॉर्म में देगा, ये प्रॉब्लम विल बी गिवन टू यू इन दिस फॉर्म आल्सो। टाउ जेड एक्स, टाउ जेड एक्स है लास्ट में, कहां पर, ये रहा, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड एक्स।
नोट करो फटाफट। नोटेड 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 नोटेड। चलो, अभी ये जो मैंने आपको जनरलाइज हुक्स लॉ बताया था, ये होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए बताया था। अगर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए बताया था, जरा मुझे ये बताओ कि अगर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है, आपको कितने इंडिपेंडेंट आपको कितने इंडिपेंडेंट और डिस्टिंक्ट इलास्टिक कांस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ये सारे स्ट्रेन के कंपोनेंट निकालने के लिए। अगर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है तो ये वैलिड है इसके लिए, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है। कितने इंडिपेंडेंट और डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको सारे ये स्ट्रेन निकालने के लिए। समझने के लिए बताता हूं कौन कौन से कांस्टेंट्स है मेरे पास। पहला कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा कांस्टेंट शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरा कांस्टेंट पॉइजन्स रेशियो। तो कितने इंडिपेंडेंट और डिस्टिंक्ट कांस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है होमोजेनियस इलास्टिक मटेरियल के स्टेट को बताने के लिए? सिर्फ दो की रिक्वायरमेंट है। आप ई बता दो, म्यू बता दो, काम चल जाएगा। जी तो निकाल ही सकते ना, जी इंडिपेंडेंट थोड़ी ना है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? देखो, ई और म्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर मैंने आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन रेशियो बता दिया, इसका मतलब जी तो बता ही दिया है, कोई अलग चीज थोड़ी ना है, वो तो रिलेशन निकाली हुई है ऊपर हमने। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल की स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर आपको डिफाइन करनी है, कितने इंडिपेंडेंट और डिस्टिंक्ट कांस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है? ओनली दो। कौन कौन से? ई और म्यू। या ई और जी बता दो, या म्यू और जी बता दो, एक ही बात है। तो इन तीनों में से कोई सी भी दो चीजें बता दो, आप ये सारे स्ट्रेन के कंपोनेंट निकाल सकते हो। ऑल दी स्ट्रेन कंपोनेंट कैन बी कंप्यूटेड। तो ये एक और ऑब्जेक्टिव बन गया हमारा। तो यहीं से कंक्लूजन निकाल ली। सो वी कैन से हेंस फॉर homogeneous and isotropic material, homogeneous and isotropic material, homogeneous and isotropic material, only two independent, and distinct elastic constants, जैसे एग्जांपल कौन कौन से लिए थे? ई और म्यू, ई और म्यू, और ई और जी, और जी और म्यू। कोई सा भी कॉम्बिनेशन उठा लो। So two independent or distinct elastic constants are required to define the are required to define the are required to define the state of stress at a point in material। तो अगर आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिफाइन करना है तो आपको सिर्फ दो ही इंडिपेंडेंट और इलास्टिक कांस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर मटेरियल होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक हो। ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है पूरी कहानी? अब एक ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए और बता दूंगा, बाकी फिर मैं डायरेक्टली मेंशन करके दे दूंगा। अब आगे हम बात करते हैं ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के लिए। व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल? जिसकी प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है? जिसकी प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, जरा चेक करना अभी यहाँ पे। पहली चीज जरा मुझे बताओ, क्या नॉर्मल स्ट्रेन
होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए आपने ये मैट्रिक्स बनाई हुई है। होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए जो नॉर्मल स्ट्रेन है क्या शेयर स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है? क्या नॉर्मल स्ट्रेन शेयर स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस के ऊपर, कहीं शेयर स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे। उसी तरीके से जो मेरा, अरे गलत ऐड कर दिया, कहाँ गलत ऐड कर दिया, ये लो ना, डुप्लीकेट, डिलीट, कंट्रोल सी, डिलीट, पीछे वाले पे चिपका दिया, कंट्रोल बी, हाँ पेज गलत ऐड हो गया था। उसी तरीके से ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल में भी जो नॉर्मल स्ट्रेन है वो शेयर स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पर दिक्कत वाली बात है, क्या दिक्कत वाली बात है यहाँ पे? यहाँ पर दिक्कत वाली बात है कि आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग मिलेंगी। कहने का मतलब है जो पॉइजन्स रेशियो है और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये हर डायरेक्शन में क्या होगा? जो पॉइजन्स रेशियो है और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये हर डायरेक्शन में अलग होगा। इसका मतलब इस बार जो नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स बताने की रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी आप खुद बताओगे कैलकुलेट करके, मैं लिख दूंगा मैट्रिक्स, आप खुद कैलकुलेट करके दोगे। सो फॉर द ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, पहला पॉइंट तो क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, जैसे हमारे पास वुड, तो जैसे हमारे पास वुड, पहला पॉइंट क्या बताया? नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन इज नॉट अफेक्टेड, नॉर्मल स्ट्रेन इज नॉट अफेक्टेड बाय शियर स्ट्रेस। ये बात तो क्लियर है। तो नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेन इज नॉट अफेक्टेड बाय शियर स्ट्रेस, बट what? But Poisson's ratio, but Poisson's ratio, modulus of elasticity, and shear modulus, and shear modulus are different in, and shear modulus are different in different directions. Shear modulus are different in different perpendicular direction. Different in different perpendicular direction. ये सब अलग होंगे, different in different perpendicular direction. Hence, in this case, ये आपके लिए छोड़ दिया, आप खुद कैलकुलेट करोगे. So hence in this case, independent variables, so independent and distinct elastic constants, are required to define the state of stress. To define the state of stress. To define the state of stress at a point. At a point in the material. At a point in the material. तो इस बात को समझने के लिए मैट्रिक्स बनानी है. मैट्रिक्स मेरी पीछे बनी हुई थी. मैट्रिक्स मेरी पीछे बनी हुई थी, इसी को उठाया, कंट्रोल सी, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो बना ही हुआ है, टाइम बचेगा, इसको कॉपी पेस्ट किया. तो पहली बात, नॉर्मल स्ट्रेन शेयर स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो अलग अलग है. ठीक है, सही बात है. ये थी मेरी एक्स डायरेक्शन की, ये है वाई डायरेक्शन की, ये है जेड डायरेक्शन की. एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की, जेड डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की, जेड डायरेक्शन की. अब आ रहा है मेरा पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो जनरल इक्वेशन उठाओ. पॉइजन्स रेशियो ई एक्स, ये है पॉइजन्स रेशियो. आपका स्ट्रेस है वाई डायरेक्शन में, पर निकाल रहे हो एक्स डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन, तो ये लिखेंगे म्यू वाई एक्स. तो ये है मेरा म्यू वाई एक्स, और ये है म्यू जेड एक्स. ये है म्यू एक्स डायरेक्शन में, वाई में निकाल रहे हो, तो म्यू एक्स वाई. ये है म्यू जेड में है, वाई में निकाल रहे हो, म्यू जेड वाई. ये है म्यू
एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हो जेड के अंदर, जेड एक्स, ये है म्यू वाई जेड, तो ये तो मेरे पॉइजन रेशियो आ गया, दीज आर पॉइजन रेशियो। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फाई एक्स वाई तो जी एक्स वाई, वाई जेड तो जी वाई जेड, जेड एक्स तो जेड एक्स। तो कैलकुलेट कर लो अब कितने इंडिपेंडेंट और इलास्टिक कंपोनेंट्स चाहिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट। तो एक दो तीन, तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन शेयर मॉडुलस और तीन पॉइजन रेशियो हो गए, तो टोटल 9 इंडिपेंडेंट और डिस्टिंक्ट इलास्टिक कांस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट है। कौन से, वो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऑल दी कंपोनेंट्स आर रिटन हियर। अब यहां तक मैं कर सकता था इसलिए करके दे दिया आपको। प्रीवियस स्लाइड लो, प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। खत्म ये, शेयर स्ट्रेन के सवाल करते हैं और चैप्टर इज फिनिश्ड। डन, नोट कर लिए सबने? नोटेड। चलो अब दो के लिए तो डिराइव करके दिया हुआ है आपको, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, ऑर्थोट्रोपिक के लिए। बाकियों के लिए मेंशन कर देता हूँ। फॉर रेस्ट आई एम मेंशनिंग फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मटेरियल। उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक एक कंपोनेंट आपको मेंशन करके दिखाऊं, यही मेंशन कर दिया, यही बहुत है। सो वी कैन से फॉर जनरल, अगर हम बात करें एनिसोट्रोपिक मटेरियल की, फॉर जनरल एनिसोट्रोपिक मटेरियल 81 इंडिपेंडेंट, 81 independent and distinct constants are required। जैसे पीछे आपको 2 और 9 निकाल के दिया होमोजेनियस आइसोट्रोपिक के लिए, एनिसोट्रोपिक के लिए आपको 81 इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट कांस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक ही लाइन में लिख दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट सेज with additional with additional stress symmetry, with additional stress symmetry, additional stress symmetry, the number of constants
the number of constant reduces to 54. यानी यहाँ से डिस्टिंक्ट हटाना पड़ेगा मुझे, इसको एक्सपेंड करके लिख दो. इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स आर रिक्वायर्ड. सो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स आर रिक्वायर्ड. क्या मतलब है इस बात का बता देता हूँ. कॉन्स्टेंट्स आर रिक्वायर्ड. जैसे देखो इधर, यहाँ पर टोटल कितने कॉन्स्टेंट लिखे हुए मैंने, टोटल 12 कॉन्स्टेंट लिखे हुए, चेक करो. तो अगर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए भी अगर आप इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स की बात करोगे 12 कॉन्स्टेंट्स हैं, पर डिस्टिंक्ट कितने हैं, यानी अलग अलग कितने, अलग अलग सिर्फ 9 ही है. कहने का मतलब है म्यू वाई एक्स म्यू एक्स वाई के बराबर है, म्यू जेड एक्स म्यू एक्स जेड के बराबर है, म्यू जेड वाई म्यू वाई जेड के बराबर है. तो टोटल कॉन्स्टेंट्स तो मेरे को 12 चाहिए. 12 में से डिस्टिंक्ट कितने हैं, 12 में से डिस्टिंक्ट 9 ही है. उसी तरीके से यहाँ पे टोटल कॉन्स्टेंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 81, पर डिस्टिंक्ट कितने हैं, डिस्टिंक्ट सिर्फ 54 है. तो दोनों पॉइंट लग दिया, तो ऊपर से डिस्टिंक्ट वर्ड हटा दिया. So distinct words are removed. Next point says with additional strain symmetry, with additional strain symmetry, with additional strain symmetry, this number reduces to 81, 54 reduces to 36. तो reduce कर जाता है 36 पे. Next. For non-elastic material, with stress strain symmetry, for non-elastic material with stress strain symmetry, this reduces to 21. non-elastic material जैसे हमारा रबर हो गया, तो ये reduce कर जाता है किसके लिए, 21 पे. So it reduces to 21. Next point says further reduction with one plane of material, symmetry, gives 13 independent elastic constants. ब्रैकेट में डाल दिया, जिसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल जाएगी. These materials are termed as, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है. These materials are termed as monoclinic material. रियल पिक्चर निकाल देना अगर मिल जाती है आपको, तो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो एक. तो नॉन इलास्टिक मटेरियल है और साथ में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ जाए, तो 21 से रिड्यूस होकर 13 पे आ जाएगा. देन एडिशनल ऑर्थोगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, reduces the number of constants to 9, जो पीछे बताया हुआ है. reduces the number of constants to 9.
9 पे रिड्यूस कर देंगे ये, सो रिड्यूस द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स टू 9। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर अ ट्रांसवर्स आइसोट्रोपिक मटेरियल, for a transverse isotropic material there are 5 independent elastic constants, 5 independent elastic constants। और अगर ये पूरा आइसोट्रोपिक मटेरियल हो जाए तो, फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल, for an isotropic material there are only two, there are only two elastic constants, सिर्फ दो ही इलास्टिक कांस्टेंट्स मिलेंगे। So for an isotropic material there are only two elastic constants, तो दो इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो टोटल थे हमारे पास स्टार्टिंग में 81, रिड्यूस करके 2 पे आ गए। अब बीच में से कोई से भी एक स्टेटमेंट उठाएगा, सवाल बना के पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। मैंने आपको नैरो डाउन करके दे रखा है, 2 और 9 कैलकुलेट करके दिखा रखा है डिटेल में। प्रीवियस स्लाइड, एनिसोट्रोपिक जनरलाइज्ड फॉर्म बन गया। सो एवरी मटेरियल इज एनिसोट्रोपिक। तो एक्चुअल में तो सारे मटेरियल एनिसोट्रोपिक होते हैं। ये भी डिस्कस किया हुआ मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। ये भी शुरू में बता रखा है कि मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल पे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, डन। तो सारे इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स की कहानी खत्म। दो सवाल करो अब इसके ऊपर। पहले चैप्टर के सवाल ही है। फाइल अपलोड करो, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। शेयर स्ट्रेन के प्रॉब्लम है, चेक करो। ओरल सवाल है तो। In a material under the state of the plane strain, a 10 mm by 10 mm square centered, 10 mm by 10 mm square centered at a point, तो centered at a point gets deformed as shown। deformation दिखा रखी है आपको। if the shear strain gamma xy at this point is expressed as 0.001 k in radian, the value of the k is, shear strain को उसने गामा एक्स वाई बोला, ध्यान रखना इस चीज का।
हमारी नोटेशन अलग थी, इसने नोटेशन अलग दे रखी है। हमने फाई बोला था, इसने गामा बोल रखा है, तो कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है वो। तो इसने गामा एक्स वाई बोला है, शेयर स्ट्रेन को हम भी गामा एक्स वाई बोलेंगे। क्या होता है शेयर स्ट्रेन? चेंज इन द एंगल, चेंज इन द एंगल विल बी हाउ मच? चेंज इन द एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। और यहाँ पर अल्फा क्या है? यहाँ पे हमारा अल्फा है, रेडियन में चल रही है तो रेडियन में बोलेंगे भैया। तो पाई बाय 2 माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा है यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस 0.005। दो ही जीरो है ना? हाँ, दो ही जीरो है। दिस इज द वैल्यू। तो ये कैंसल आउट हो गया, ये क्या आ रहा है? माइनस माइनस 0.005। अब ये हमारी शेयर स्ट्रेन आई। दूसरी शेयर स्ट्रेन कितनी दे रखी है सवाल में? सवाल में दे रखी है 0.001 के। दोनों बराबर कर दो। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते हो -0.005 इज इक्वल टू 0.00 के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के कमिंग आउट? के कितना निकल के आ रहा है? मेरे को तो 5 दिख रहा है, -5। सो के कम्स आउट टू बी -5। तो फिर एक जीरो ऊपर नीचे है कहीं पे। तो ये 0.000, अगर 0.5 है हर जगह, तो ये 0.005 होना चाहिए था। नहीं दे रखा तो उसके हिसाब से निकाला भैया। 0.5 -5 आया आंसर। सो के इज इक्वल टू -5 एज पर द डाटा विच इज गिवन। क्लियर है प्रॉब्लम? 0.001 के है, 0.001 के। तो 1 के मीन्स के ओनली। के भी पॉइंट के बाद है, के भी पॉइंट के बाद है। क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा, मैं 0.001 के लिखूं और 0.00 के लिखूं, ये दो अलग अलग बातें हैं। के भी पॉइंट के बाद है। 0.005 जो सवाल सामने है उसके हिसाब से आंसर निकाल के दे दिया। तो -0.5 है जो वैल्यू दे रखी थी। दैट वैल्यू इज बीइंग यूज्ड, के इज कमिंग आउट टू बी 0.5 -5। चलो देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। A square plate OPQR of a linear elastic material with sides 1 meter is located in the state of the plane stress. Plane stress है. Under the given stress condition of the plate deforms to a new configuration. कहाँ है भाई न्यू कॉन्फ़िगरेशन? नहीं दे रखी है। न्यू कॉन्फ़िगरेशन O P डैश Q डैश R डैश एज शोन। शो तो करो भाई। तो एज शोन करके छोड़ दिया। लो शो कर देते हैं। ये सवाल का पार्ट ही है। पहले दे रखी है OPQR। रेड कलर की अगर एक्सेस बना दी तो एलिमेंट ब्लू से बनाते हैं। तो ये हमारा OPQR है। सो OPQR, फिर इट इज अंडर द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस। प्लेन स्ट्रेस से इसकी डिफॉर्मेशन हुई। डिफॉर्मेशन के बाद ये सिचुएशन है इसकी। आफ्टर डिफॉर्मेशन दिस इज द सिचुएशन। ओ वही का वो है। P चला गया P डैश पे, Q आ गया Q डैश पे, R आ गया R डैश पे। R इज एट R डैश। तो R है R डैश पे। डायमेंशंस
डायमेंशन रेड कलर से बता रहा हूँ, इंडिकेटिंग बाय रेड कलर ओनली. दिस इज 10 mm. Then this is also 10 mm. This is 20 mm. डायग्राम स्केल पे नहीं है. ये हमारा 20 mm है. This is also 10 mm. ये डिफॉर्म्ड शेप दिखा दिया आपको. Under the given deformation, the edges of the plate remain straight. Edges straight ही है इसकी, edges में कोई चेंज नहीं है. Find the horizontal displacement of the point 0.5 मीटर 0.5 मीटर. अच्छा, ये साइज कितनी है इसकी? ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है. फाइंड दी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बतानी है पॉइंट की, और वो पॉइंट कौन सा है? इस प्लेट का सेंटर है. 0.5 मीटर 0.5 मीटर बोल रहा है. इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बता दो. तो ओरिजिनल आपको शेप दे रखी है, डिस्टॉर्टेड शेप दे रखी है, और उसके बिहाफ पे ये पूछ रहा है आपसे कि 0.5 मीटर वाला जो पॉइंट है उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है. शेयर स्ट्रेन का कोई कंसेप्ट नहीं है, एप्टीट्यूड बेस्ड सवाल है. मटीरियल इज लीनियर इलास्टिक. निकाल के बताओ फटाफट. ढाई mm. देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखते हैं. ओ पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ है अंडर द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस? ओ पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? कुछ भी नहीं. आर पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एक्स डायरेक्शन में पूछ रहा हूं, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात चल रही है ना. तो ओ पॉइंट में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है. आर पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? आर पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 20 mm है. तो आर पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है 20 mm. आर पॉइंट कितनी दूरी पे है ओ पॉइंट से? 1 मीटर की दूरी पे है. इसका मतलब 1 मीटर की दूरी पे जो पॉइंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट है 20 mm. तो ये बता दो 0.5 मीटर की दूरी पे जो पॉइंट है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डायरेक्टली बता सकता हूँ उसको. तो 0.5 मीटर की दूरी पे जो पॉइंट है, इसका नाम रख दो ना कुछ. ओ आ गया, इसका नाम रख दिया मैंने एक्स. तो भैया अगर 0.5 मीटर की दूरी पे डिस्प्लेसमेंट है तो आधी हो जाएगी. 0 से लेके 20 mm तक जा रहे हो, 10 mm की डिस्प्लेसमेंट होगी. ऐसा तभी होता है जब सिर्फ क्या मिल रही होती है आपको? जब आपको सिर्फ क्या मिल रहा होता? नॉर्मल स्ट्रेन मिल रहा होता. पर जरा देखो क्यू पीछे मुड़ के कहाँ आ गया? क्यू डैश पे आ गया. यानी शेयर स्ट्रेन भी है यहाँ पे. तो शेयर स्ट्रेन का कंपोनेंट भी है.
ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में, ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, आर उठ के आर डैश पे आया, आर उठ के आर डैश पे आ गया तो एक्स उठ के एक्स डैश पे आ जाएगा। तो जो आपने बोला 10 mm, 10 mm पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है? गायब। तो स्ट्रेन निकाला एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेन है 20 mm डिवाइड बाय 1 मीटर, 1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया mm के अंदर। भैया पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, आर आर डैश पे आया, 20 mm आगे बढ़ा है ना, मतलब इसमें भी इतना सोचना पड़ जाता है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेन निकाली मैंने एक्स डायरेक्शन में, ये स्ट्रेन निकल के आई, तो एक्स पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ एक्स पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट। एक्स पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जो स्ट्रेन आ रही है एक्स डायरेक्शन में मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय ओ एक्स, ओ एक्स कितना है मेरा 0.5 मीटर, तो 20 mm डिवाइड बाय 1 × 10⁻³ ये है 0.5 मीटर, जो आपने डायरेक्टली निकाल के बता दिया था कितना आया 10 mm। तो ये 10 mm पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया। यही डिस्प्लेसमेंट होती प्रोवाइडेड अगर इसमें कोई शेयर नहीं आता, पर शेयर भी तो आया है, तो शेयर भी है, अब उसमें भी दिक्कत है। जरा देखो ओपी वाली जो एज है उसमें कितनी शेयर डिस्प्लेसमेंट है, जो ओपी वाली एज है, ओपी ओपी डैश हो गया, तो उसमें कितनी शेयर डिस्प्लेसमेंट है, कुछ नहीं है, जीरो। तो अभी लीनियर स्ट्रेन की बात कर रहे थे, मैंने शेयर स्ट्रेन की बात करी यहाँ पे, तो ओपी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पर आर क्यू की जगह आर डैश क्यू डैश हो गया, तो कितना स्ट्रेन मिला आपको यहाँ पे, हाउ मच ऑफ द स्ट्रेन इज ऑब्टेन्ड। ये दूसरे कलर से बनाता हूँ ना, ये है हमारा थीटा या फाई, कुछ भी बोल दो। तो दिस इज द स्ट्रेन विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड, कितनी है स्ट्रेन की वैल्यू, ये कैलकुलेशन तो राइट से चल रही है ना, तो फाई 10 फाई बोल दो, 10 फाई फाई के बराबर है, तो अगर 10 फाई फाई के बराबर है इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 30 mm, सो परपेंडिकुलर 30 mm, और बेस कितनी है, बेस है हमारे 1 मीटर की दूरी, तो 1 मीटर कन्वर्टेड इनटू mm। इसका मतलब जब मैं ओपी फेज से आर क्यू फेज पे आता हूं, जो मेरा शेयर है वो 0 से लेके 5 तक जाता है, तो जब मैं ओपी से एक्स तक पहुंचूंगा जो मेरा शेयर है वो कितना होगा, तो ओपी से जब मैं पॉइंट एक्स तक पहुंचूंगा तब मेरे शेयर की वैल्यू कितनी मिलेगी, देन हाउ मच ऑफ द शेयर विल बी ऑब्टेन्ड, ये भी निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तब अगर मैं शेयर की वैल्यू निकालूंगा तो भैया आधी मिलेगी, तो आधा डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगा तब तक आपको। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल है हमारा 5/2, सो दिस एंगल इज 5/2, तो ये एंगल हमारी 5/2 आ गई, यानी आर और क्यू डैश में जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो 30 mm का है, पर अगर मैं ओ और एक्स में लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा वो कितना होगा, फिर से डायरेक्टली बता सकता हूं, अगर ये 30 mm का है, 30 mm का ओवर 1 मीटर, तो अगर मुझे 0.5 मीटर की दूरी पे निकालना है, कैसे निकालूंगा 0.5 मीटर की दूरी पे, दिस इज 5/2, निकाल के बताओ इसे, इफ आई हैव टू कैलकुलेट दिस, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट को बोल दो डेल्टा एक्स। अच्छा अब ये बताना ये पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्यू डैश आर डैश से पीछे है, पीछे मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर है, मेरे को ये 5/2 की वैल्यू निकालनी है, 5/2 की वैल्यू निकालनी है, और मेरे को निकालना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर बाय बेस, तो लिखना पड़ेगा 5/2, तो 5/2 कितना है, सो 5/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितनी है हमारी, परपेंडिकुलर है हमारी डेल्टा एक्स, और बेस कितना हुआ, बेस हुआ हमारा आधा मीटर, बेस कितनी है हमारी, बेस ही हमारी आधा मीटर, आधा मीटर बोले तो 0.5 × 10⁻³। जरा बताना डेल्टा एक्स कितना आ रहा है यहाँ से, व्हाट इज डेल्टा एक्स कमिंग आउट, डेल्टा एक्स कितनी है, अगर इसको सॉल्व करूं, फाइव की वैल्यू डाली, फाइव की वैल्यू डाली 30, 10⁻³ 10⁻³ कट गया, थोड़े कैंसल्ड आउट, एक बार क्रॉस वेरीफाई करके बताना कितना आ रहा है, सो 30, 30 डिवाइड बाय हाउ मच 4, 30 डिवाइड बाय 4 7.5 mm, 7.5 mm किसमें, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो भैया माइनस साइन लगा देना, तो माइनस साइन, तो -7.5 mm, यानी जो मेरा एक्स वाला पॉइंट है वो 10 mm आगे बढ़ा और 7.5 mm पीछे गया, तो टोटल लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, सो डेल्टा विल बी हाउ मच 10 - 7.5,
2.5 है। ये पूछी थी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसमें। सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट एक्स विल बी 2.5 है ना। नोटेड। और है नहीं, खत्म खत्म सारे सवाल इसके। थ्योरी पे आ जाओ वापस। थ्योरी पे आ जाओ। थ्योरी पे कॉन्स्टेंट्स की बात हो गई। अच्छा, रिलेशनशिप बता दिया, ई और के में रिलेशन बता दिया, ई और जी में रिलेशनशिप बता दिया। दो रिलेशनशिप और है, वो मेंशन कर देता हूँ। देयर आर टू मोर रिलेशनशिप दैट आई एम मेंशनिंग सेपरेटली। सो नोट डाल दिया। सो नोट डाल के मेंशन किया। दो रिलेशन तो खुद ही बताओ। सो रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। So relationship between elastic constants. So relationship between elastic constants. Two of the relationship are known to us. पहला relationship E किसके बराबर है? E is equal to 3k 1 minus 2 mu. फिर अभी दूसरी रिलेशनशिप E किसके बराबर है? E is equal to 2g into 1 plus mu. इन दोनों से किसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हो? अगर इन दोनों को यूज करूं, इफ आई यूज, आई कैन से E is equal to mu को एलिमिनेट करो, E is equal to 9kg upon 3k plus g upon 3k plus g. Also, Poisson's ratio is equal to 3k minus 2g divided by 6k plus 2g. डिवाइड बाय 6k plus 2g। ये हमारी पॉइसन रेशियो के बीच में रिलेशनशिप आ गई। सवालों में हेल्प करेगी। कई बार छोटे मोटे एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछ लेता है। ही विल डायरेक्टली आस्क। दो वेरिएबल देगा, तीसरा पूछ लेगा। टू ऑफ द वेरिएबल्स विल बी गिवन टू यू, थर्ड विल बी आस्क्ड। नोटेड। नोटेड। देन लास्ट पॉइंट। खत्म आपका पहला चैप्टर। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला नोट था, नोट 1। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 says सेंट विनेंट प्रिंसिपल। अब सेंट विनेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? सेंट विनेंट प्रिंसिपल ये बोलता है, जब आप लोड लगाते हो मटेरियल के ऊपर, जो भी स्ट्रेस डेवलप होता है वो कहाँ डेवलप होता है? जहां पर आपने लोड लगाया उसके आसपास ही डेवलप होता है। बस ये बोलता है। तो सेंट वेरेंट प्रिंसिपल ये बोलती है कि जब भी आप लोड अप्लाई करोगे मटेरियल के ऊपर, जो भी आपने पीछे कैलकुलेशन करी है स्ट्रेस की, वो मटेरियल के उस पॉइंट के आसपास डेवलप होता है जहां पर आपने लोड लगाया है। कहने का मतलब है पूरे मटेरियल में ये चीज डेवलप नहीं होती है। सो दिस इज टर्म्ड एज सेंट वेरेंट्स प्रिंसिपल। तो इसको मेंशन कर दो। सो वील से एक्सेप्ट इन द इमीडिएट, except in the vicinity immediate vicinity of point of application of loads, the stress distribution may be assumed the stress distribution may be assumed to be independent. The stress distribution may be assumed to be independent
may be assumed to be independent of the actual mode of application. Of the actual mode of application. Of the actual mode of application of load. जहां पर आपने लोड लगाया है उसकी विसिनिटी के अलावा पूरे मटेरियल में स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड. इसका डायग्राम भेज देना अगर मिल जाता है आपको तो. इफ यू गेट द रियल पिक्चर ऑफ दिस यू कैन सेंड द रियल पिक्चर ऑल्सो. एक बार रियल पिक्चर भेज देना इसकी. इतनी देर में तो बना ही देता. डुप्लीकेट चाहिए होगा हमें. लोड अप्लाई किया आपने. So load is being applied. P. अब मुझे स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है आपको. आई हैव टू शो दी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैंने इसको पूरे ग्रिड में डिवाइड कर रखा है. So I have to show the stress distribution. So divided into different grids. अरे यार कॉपी बाद में करना था ना. चलो कोई बात नहीं, अब उसको बना लूंगा खुद ही. लोड येलो कलर से दिखाया है. तो सेंट वेरिएंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? इरेजर. ये तो ओरिजिनल ज्योमेट्री थी. फाइनल ज्योमेट्री की बात करें यहाँ तक की कहानी सेम. ये फाइनल ज्योमेट्री हो गई. पी लोड को भगाया. वापस पी मेंशन किया. ग्रिड बनाई थी येलो कलर से. तो जहां पर आपने लोड लगाया है उस लोड की विसिनिटी में ही जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड कर जाती है मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड के ऊपर. और विसिनिटी में आपको लोड की डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखी है. इसलिए बोला था रियल पिक्चर भेज दो. रियल पिक्चर में और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है. मेड से तो डायग्राम इसी तरीके से बनेंगे. ये हमारे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस. अच्छा हुआ मैंने ओपन नहीं करी फोटो. उससे बढ़िया तो मैंने बना के दे दिया आपको.
तो ये सेंट वेनेंट का प्रिंसिपल है. दिस इज द प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय द सेंट वेनेंट. डन. तो ये चैप्टर खत्म. सारे सवाल इकट्ठे करो इसके एक साथ. लास्ट में आ जाओ. नेक्स्ट. Next of the point of reference is shear force and bending moment. So next of the point of reference is shear force and bending moment. तो आज की क्लास में इसके बेसिक तो निकाल लेंगे. टॉक अबाउट द बेसिक. तो shear force bending moment किस में निकालना है आपको? You must have found shear force bending moment. बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का. किस में निकालते हैं? बीम के अंदर निकालते हैं. तो भैया फिर बीम क्या है? So you have to calculate the shear force and bending moment. तो बात करेंगे shear force क्या होता है, bending moment क्या होता है. But what is being termed as beam, जिसमें आपको निकालना है. तो बीम आप बोल सकते हो ये वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसकी एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है. जिसकी एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली बहुत बड़ी होती है. तो ये बात तो मेरे कॉलम के लिए भी वैलिड है. तो फिर फर्क क्या हुआ कॉलम और बीम में? फर्क ये हुआ कि आप इसके ऊपर कौन सी लोडिंग अप्लाई कर रहे होते हो. आप इसके ऊपर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहे होते हो. अब वो फोर्स भी हो सकता है, वो मूवमेंट भी हो सकता है. तो बीम वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जिसकी एक डायमेंशन बाकी दोनों डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी. मोर ओवर इट विल बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, लोड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन. और ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो. पर अगर मैं कॉलम की बात करूंगा, कॉलम में लोड कहाँ लगा रहा है? कॉलम में लोड कहाँ लग रहा है? कॉलम में लोड लग रहा है उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलॉन्ग ही. तो ये फर्क निकल के आ गया. जैसे द डिफरेंस बिटवीन दी टू. तो पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना है बीम के अंदर. सो विल से बीम इज व्हाट. So we'll say a beam is a structural one-dimensional structural one-dimensional structural one-dimensional element one-dimensional element which is designed to resist shear force and bending moment. Shear force and bending moment due to what? Due to transverse force or moment. Due to transverse force or moment. Transverse का मतलब क्या है? Which is applied perpendicular to the longitudinal axis. समझने के लिए लो शेप है हमारे पास, बीम बना सकते हैं डायरेक्टली. 3D के अंदर बना के दिखाइए बीम आपको. सो इट इज बीइंग ड्रॉन इन 3 डायमेंशनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है. तो आपने लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग नहीं लगाया है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने लोड लगाया है. तो लोड और मूवमेंट कहाँ लगे हुए हैं? लोड और मूवमेंट लगे हुए हैं. तो ये हमारा फोर्स है ट्रांसवर्स फोर्स, और ये हमारी मूवमेंट है ट्रांसवर्स डायरेक्शन. तो इसको डिजाइन किया जाता है किसके लिए? शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए, ड्यू टू ट्रांसवर्स फोर्स एंड मोमेंट. तो ट्रांसवर्स फोर्स भी दिखा रखी है, ट्रांसवर्स मोमेंट भी दिखा रखा है. सो दिस इज अवर ट्रांसवर्स फोर्स. दिस इज ट्रांसवर्स मोमेंट. ये हमारा ट्रांसवर्स मोमेंट है. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस.
तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो 3D में बना के दिखा दिया आपको। क्लियर है? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस? अब जब बीम की कहानी हो गई, अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो बीम विल बी सपोर्टेड। अब कितने तरह के सपोर्ट है हम उसकी बात करेंगे। विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट। रियल पिक्चर निकाल देना इन सबकी। गेट द रियल पिक्चर ऑफ ऑल दी सपोर्ट्स। डायग्राम में तो बना के दे दूंगा, बट रियल पिक्चर निकालोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। सो वी कैन से सपोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो सपोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला सपोर्ट, पहला है हमारा सिंपल और फ्री और रोलर और रॉकर सपोर्ट। So first type of support which is available is termed as simple free roller rocker support. नाम में लिखा हुआ है क्या होगा सपोर्ट पे? इट्स द टाइप ऑफ सपोर्ट इन विच द बीम रेस्ट फ्रीली। इसमें बीम रेस्ट कर रही है फ्रीली, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? सिंपल सपोर्ट। सो विल से इट इज द सपोर्ट on which beam rest freely, जिसके ऊपर बीम रेस्ट करेगी फ्रीली। ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किस डायरेक्शन में? सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लॉन्ग। ये स्टेटमेंट लिख के फिर डायग्राम बना के दे देता हूँ। सो we'll say it gives only one reaction. It gives only one reaction. It gives only one reaction as only as only as only it gives only one reaction as only one deformation is restrained. रियल पिक्चर निकाल लो इनकी। बीम भी बना के दे रहा हूँ, बीम में आपको इसको अप्लाई भी करके दे रहा हूँ। तो लेट अस सपोज दिस इज अवर बीम, दिस इज अवर सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट बोल दो, रोलर सपोर्ट बोल दो, रॉकर सपोर्ट बोल दो, एक ही बात। ये हमारा रोलर है। अब जरा चेक करना, अगर बीम में अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दूं, क्या बीम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है इसके ऊपर? अगर बीम में मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दूं, क्या बीम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है? बिल्कुल मूव कर सकती है। नाम में लिखा हुआ है रोलर है, टायर लगा हुआ है, तो चल सकती है इस पे। अच्छा, बीम में अगर मैं मोमेंट दूं, क्या मोमेंट आ सकता है बीम में? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब मोमेंट के अगेंस्ट कोई रिस्ट्रेन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट के अगेंस्ट कोई रिस्ट्रेन नहीं है। पर क्या बीम को मैं नीचे ऊपर मूव करा सकता हूँ? क्या वर्टिकल डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। इसका मतलब ये क्या करेगा? ये बस एक ही रिएक्शन ऑफर करेगा। तो सिर्फ एक ही डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेन है, वाई डायरेक्शन में। तो आपको रिएक्शन यहाँ पे क्या मिलेगी? बस वाई डायरेक्शन में मिलेगी। सो इट ऑफर्स ओनली वन रिएक्शन। ये एक ही रिएक्शन ऑफर करता है। अब इसकी रियल पिक्चर दिखा दो बस। तो ये पहला सपोर्ट है हमारे पास, इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट। मिल रही है रियल पिक्चर किसी को?
टाइप ऑफ सपोर्ट में चलो रोलर तो आ ही गया ना। रोलर से मतलब है, अब भेजे तो खूब सारे हैं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था सिर्फ रोलर सपोर्ट ही भेजते, बट ठीक है, रोलर भी है इसके अंदर, तो जूम करके देख लेंगे। लो, ये हमारा रोलर सपोर्ट है, दिस इज द रोलर सपोर्ट। ये ब्रिज है, ब्रिज के बीम लगी हुई है ये, तो चेक कर सकते हो। लेट सपोज टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, ये मूव कर सकता है, इट कैन मूव, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है, मूवमेंट भी पॉसिबल है, मूवमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल, पर वर्टिकल डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट परमिट नहीं करेगा। सो दिस इज अवर रोलर सपोर्ट, ये हमारी रोलर सपोर्ट है। तो ये रियल पिक्चर आ गई रोलर सपोर्ट की। एक और पिक्चर है, उसको देख सकते हो। दिस इज द रोलर सपोर्ट। तो आप डायग्राम में कैसा बनाते हो, एक्चुअल में देख लो कैसा है। क्लियर है? कुणाल, जो आपने रोलर भेजा है वो रोलर नहीं है, वो गाइडेड रोलर है। अब देखो, एक जने ने ये फोटो निकाल के भेजी हुई है, दिस इज नॉट रोलर, दिस इज गाइडेड रोलर। अब गाइडेड रोलर भी एक सपोर्ट है, जो भी आगे बताऊंगा। अब अभी फोटो भेज दिए तो यहीं पे समझ लेते हैं। देखो, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट परमिटेड है? बिल्कुल परमिटेड है, कोई रिएक्शन नहीं आएगी। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में परमिटेड है? नहीं, रिएक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्या मोमेंट परमिटेड है? ये देखो, ऊपर प्लेट लगी हुई है, प्लेट लगा दी ऊपर उसने और वेल्ड कर रखा है प्लेट को उसके साथ, नीचे भी प्लेट लगाई हुई है इसने, तो मोमेंट भी परमिटेड नहीं है। अब मोमेंट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड, इसका मतलब क्या हुआ, क्या डेवलप हो सकती है? इसका मतलब क्या डेवलप हो सकती है? यहाँ पर रिएक्शन डेवलप हो सकती है, तो आप मूवमेंट भी रजिस्ट कर रहे हो, तो दो रिएक्शन डेवलप होंगी यहाँ पे। तो ये रोलर नहीं है, गाइडेड रोलर है। इट इज नॉट रोलर, इट इज गाइडेड रोलर। तो आपको बस ये एक ही डिस्प्लेसमेंट परमिट करेगा, इसमें दो रिएक्शन डेवलप हो जाएंगी। इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ टू रिएक्शन, एक ये रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है। तो ये रोलर का एग्जाम्पल नहीं है, इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रोलर। तो रोलर सपोर्ट हो गया। दूसरा रिएक्शन, ये डायग्राम हो गई इसकी, ये भी डायग्राम हो गई इसकी, ये इसकी डायग्राम नहीं है, तो बी। नेक्स्ट ऑफ द सपोर्ट, नेक्स्ट ऑफ द सपोर्ट इज हिंज सपोर्ट। हिंज्ड बोल दो, पिन बोल दो, तो हिंज सपोर्ट और पिन सपोर्ट। तो हिंज्ड और पिन, अगेन कैन बी रेफर फ्रॉम द नेम। मेरे को डायग्राम बनाना है, मैं डायग्राम यही कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, इसी को यूज करता जाऊंगा बार बार। तो हिंज और पिन, यहाँ पे बीम रेस्ट कर रही है किसके ऊपर, एक हिंज के ऊपर, तो नाम रख दिया हिंज सपोर्ट। सो विल से इन दिस केस, रियल पिक्चर निकालते रहना। सो इन दिस केस बीम इज हिंज्ड और पिन्ड टू द सपोर्ट, हिंज और पिन टू द सपोर्ट। ये हिंज और पिन पे क्या है, बस मोमेंट परमिटेड है। सो विल से अ पिन और हिंज gives resistance, gives resistance against, gives resistance against two deformations, gives resistance against two deformations, resistance against two deformations. Hence, hence, it offers what? It offers two reactions. अब आपको दो रिएक्शन मिलेंगे, अब दो रिएक्शन मिलेंगे तो भैया फिर
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी लिखो, तो ये आर वर्टिकल है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं हिंज और पिन की। हिंज और पिन की बात कर रहे हैं, गोला हटाओ। तो हिंज और पिन, हिंज और पिन डायग्राम में देखोगे इस तरीके से दिखेगा। दिस इज हाउ वी शो हिंज और पिन। तो यहाँ पे मूवमेंट परमिटेड है, पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिफॉर्मेशन परमिटेड नहीं है। तो दो रिएक्शन मिल जाएंगे आपको, यू विल गेट टू रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन, आर एच आर वी। रियल पिक्चर देखनी है, रियल पिक्चर भेज दो भाई। फिर से कुणाल जो फोटो भेजी है वो हिंज की नहीं है, इट इज नॉट हिंज सपोर्ट। कुछ भी उठा के भेज जा रहे हो, वो लिंक सपोर्ट है। भेज दो, रियल फोटो दिखाए। फर्स्ट स्लाइड, अच्छा फर्स्ट स्लाइड में, अच्छा इसके अंदर फर्स्ट स्लाइड। ये तो फिक्स एंड है। सो हिंज इज बीइंग शोन टू यू, आखिरी वाला जो डायग्राम है। थ्योरी की, ये लो थ्योरी की। डन, डन। हिंज और पिन सपोर्ट का आया नहीं, जो यहाँ पे ओपन करके दिखा दूं। ये अलग से आया होगा। सी, सो रोटेशन परमिटेड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट परमिटेड नहीं है। सो दिस इज योर हिंज और पिन सपोर्ट। नेक्स्ट ऑफ दी सपोर्ट, अगला जो सपोर्ट मिल जाएगा जिसके ऊपर बीम रेस्ट कर रही होगी, इज फिक्स्ड सपोर्ट। May also be termed as built-in support, may also be termed as in-caster support। एक ही चीज के अलग अलग नाम है। फिक्स सपोर्ट, ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट परमिटेड है, ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट परमिटेड है, ना मूवमेंट परमिटेड है। कितने रिएक्शंस आ जाएंगे? तीन रिएक्शंस आ जाएंगे। सो इट इज सपोर्ट, इट इज सपोर्ट विच रिस्ट्रेन्स कंप्लीट मूवमेंट, विच रिस्ट्रेन्स कंप्लीट मूवमेंट, पूरी मूवमेंट रिस्ट्रेन कर देता है ये। विच रिस्ट्रेन्स कंप्लीट मूवमेंट of the beam, both in position as well as direction,
एज वेल एज इन डायरेक्शन। पिक्चर निकाल देना इसकी भी, है मेरे पास एक पीछे पिक्चर, वो दिखा दूंगा। एज वेल एज इन डायरेक्शन, so we'll say it offers what, 3 reactions. तीन रिएक्शन ऑफर करता है ये। So it offers 3 reaction, control C, control V, ये है हमारी फिक्स सपोर्ट। So this is the fixed support. कौन कौन से 3 रिएक्शन ऑफर करेगा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड मोमेंट। So RV, RH and M. एक फोटो आई है पीछे, उसमें था हमारा फिक्स सपोर्ट, लो जूम करके देख लो। दिस इज द फिक्स सपोर्ट, ये एग्जांपल है फिक्स सपोर्ट का। वो अलग बात है, कॉलम दिखा रखा है, ये हमारी बीम है, तो ये हमारी फिक्स सपोर्ट है। दिस इज द फिक्स सपोर्ट। बीम का भेजना विशाल, कॉलम का भेजा है आपने, है तो वो भी फिक्स सपोर्ट, बट बीम की बात कर रहे हैं जो मैंने डायग्राम बनाया बीम का बनाया है, तो ये हमारा फिक्स सपोर्ट है। ये वाला इसको अलग से दिखा देना अगर ये मिल जाता है तो आपको। ये ठीक है। सो दिस इज द फिक्स सपोर्ट, लो चेक करो, बीम एंड द फिक्स सपोर्ट इज बीइंग शोन टू यू। ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ना वर्टिकल में हो सकती है, ना कोई मोमेंट परमिटेड है, neither any movement is permitted. So this type of support is termed as fixed support. इस सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट बोला जाता है। चलो आ जाओ आगे। सी हो गया, नेक्स्ट डी। नेक्स्ट वी हैव इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट। सो इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट कितनी रिएक्शन देगा? ये भी एक ही, तो भले इंक्लिनेशन पे आ गया रोलर पर, रिएक्शन तो एक ही मिलेगी। यू विल बी गेटिंग ओनली वन रिएक्शन। सो इंक्लाइंड रोलर, रियल पिक्चर मिल जाती तो शेयर कर देना। ये हमारा इंक्लाइंड रोलर है। सो दिस इज अवर बीम। So inclined roller, it will give you only one reaction, एक ही रिएक्शन ऑफर करेगा। तो ये हमारा इंक्लाइंड रोलर है। अभी पीछे बताई थी एक जने ने गाइडेड रोलर, रियल पिक्चर दिखाई थी। सो नेक्स्ट ऑफ द सपोर्ट इज गाइडेड रोलर सपोर्ट। कितनी रिएक्शन ऑफर करेगा? सो गाइडेड रोलर सपोर्ट, इट विल ऑफर 2 रिएक्शंस, एक मोमेंट और एक वर्टिकल। सो मोमेंट और वर्टिकल, गाइडेड रोलर। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, दोनों बना के दिखा देते हैं।
एक रिएक्शन मिलेगी वर्टिकल डायरेक्शन में और एक मूवमेंट। अभी मैंने आपको रोलर लगा के दिखाया है किसके अंदर, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट को परमिट कर रहा है। चेंज भी कर सकते हो, यू कैन चेंज दिस ऑल्सो। ये आपको वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट परमिट करके दे देगा। तो अलाइनमेंट कैन बी चेंज, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलाइनमेंट आप बदल सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट। देखो फिर से गाइडेड रोलर है, रियल पिक्चर तो आई हुई है पीछे, वही शो कर दूंगा। सो दिस इज अवर गाइडेड रोलर। सो कौन सी रिएक्शन देगा आपको इस बार? कंट्रोल जेड। एक बार आपको रिएक्शन मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक मोमेंट। बस इस बार वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट परमिटेड है। तो अलाइनमेंट कैन बी चेंज। रियल पिक्चर आई हुई है, देख लो, ये रहा। दिस इज अवर गाइडेड रोलर। तो ये भी एक तरह का सपोर्ट है। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सपोर्ट। नोट करो। डन 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 डन। ए बी सी डी ई। नेक्स्ट ऑफ द सपोर्ट इज, अगला जो सपोर्ट अवेलेबल है हमारे पास इज नोन एज लिंक सपोर्ट। सो नेक्स्ट ऑफ द सपोर्ट इज टर्म्ड एज लिंक सपोर्ट। अब लिंक सपोर्ट क्या है? लिंक सपोर्ट इज द टाइप ऑफ सपोर्ट विच विल गिव यू द रिएक्शन ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द लिंक। एक ही डायरेक्शन में देता है ये रिएक्शन। सो वील से हियर ओनली द रिएक्शन is in the direction of is in the direction of cable, is in the direction of cable और लिंक, कुछ भी बोल सकते हो। डायरेक्शन ऑफ केबल और लिंक। कैसे बना के दिखाया जाए? लो डायग्राम बनाना है। रियल पिक्चर निकाल देना इसकी भी। ये हमारी केबल है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर मैंने आपको थ्रेड्स दिखा दिए, ओनली टू गिव एन इंप्रेशन कि भैया ये केबल है हमारी। दिस इज द केबल, किसी ना किसी मेंबर के साथ अटैच्ड है। ब्रिजेस में मिलेगी आपको ये, यू फाइंड दैट इन ब्रिजेस। अभी जो लिंक सपोर्ट है इसमें आपको रिएक्शन मिलेगी ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द केबल। सो ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द केबल ये रिएक्शन मिल जाएगा आपको। लाल कलर से दिखाया है, दिस इज द रिएक्शन ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द केबल आर। ये हमारा थीटा है। पिक्चर निकाल देना इसकी। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स व्हिच आर अवेलेबल। अब इतने तरह के सपोर्ट हैं जो आपको सवालों में मिलेंगे। भेजो फोटो इसकी भी।
पिन की भेजी हुई है वो। नहीं है, चलो आएगी तो शेयर कर दूंगा। लो, फोटो आ गई है अब इसकी। चेक, ये हमारा लिंक सपोर्ट है। रिएक्शन कहाँ मिलेगी आपको? डायरेक्शन ऑफ लिंक में ही। तो डायरेक्शन ऑफ लिंक में डन। चलिए, डन तो अच्छी बात है, बाकी फिर कल करते हैं। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।